बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया ट्राई करते हैं, जिनका जो माइंडसेट होता है वो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो हमेशा नेक्स्ट लेवल पर जाने के बारे में सोचते रहते हैं। और उनमें से एक है मिस प्रथा भटनागर, जो एक फ्रेंच एंड हिंदी ट्रांसलेटर है और आज के हमारे इस सेशन की स्पेशल गेस्ट है। मिस प्रथा भटनागर की जो ओवरऑल करियर जर्नी रही वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उन्होंने कई सारे सेक्टर्स में काम किया है, जैसे कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, एम्बेसीज एम्बेसीज में भी शी वर्कड इन इंडियन एम्बेसी, बेल्जियम एम्बेसी, यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने काम किया है एज अ फ्रेंच अनाउंसर, न्यूज़ रीडर के रूप में। शी ऑल्सो वर्कड एज अ फ्रेंच इंस्ट्रक्टर बन के भी उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन में 3 साल तक काम किया। और पिछले कुछ सालों से वो एज अ फ्रीलांसर बन के भी अपनी ट्रांसलेशन सर्विसेज को कई कंपनीज को प्रोवाइड करती हुई आ रही हैं। तो आज के सेशन में मिस प्रथा अपने वर्क एक्सपीरियंसेस के बारे में आपके साथ शेयर करेंगी। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सेशन है, जिसे आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। और हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ में कवर करूं, तो नीचे कमेंट में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख के अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा न्यू फ्रेंच बैच 27 से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो हेलो प्रथा मैम, मैं हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम फॉर दिस सेशन। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, माय प्लेजर entirely. Okay, ma'am. So, ma'am, as a French translator or as a French interpreter, even you are also a Hindi translator. आपने कई सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तो आपका जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है। तो आपकी ओवरऑल एक करियर जर्नी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये जानना चाहेंगे कि आपका जो करंट वर्क प्रोफाइल है वो क्या है। तो मैं फ्रेंच टू इंग्लिश, फ्रेंच टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर हूँ। साथ में मैं फ्रेंच टू हिंदी इंटरप्रिटेशन भी किया था। और वैसे तो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन मेरा मेन फोकस रहते हैं, लेकिन मैंने अब सबटाइटलिंग और वॉइस ओवर और थोड़ा थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली आई एम अ फ्रीलांस French language expert who in you know works in all of these different areas. तो अभी आप एज अ फ्रीलांसर बन के अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। और आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो टोटल 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहां पर आपने 15 ईयर्स जो है एज अ ट्रांसलेटर के रूप में, एज एन इंटरप्रेटर के रूप में काम किया है, और 3 ईयर्स आपने एज अ फ्रेंच टीचर बन के भी काम किया है, राइट? राइट। ओके। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो मैम, आपकी करियर जर्नी के बारे में कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स, एंड व्हाई डिड यू चूज टू डू फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स? इसका आंसर थोड़ा सरप्राइजिंग और थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड आउट ऑफ कॉलेज, तो मैं हिस्ट्री में बैचलर्स किया हुआ था मैंने। और एमए हिस्ट्री मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन लेने के लिए ज्वाइन करी थी। बट मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। एंड बहुत मुश्किल लगती थी मुझे हिस्ट्री। स्टोरी सुनकर तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ना कभी कोई डेट्स याद होती थी, ना कभी कोई नाम याद होते थे। सो आई डिडंट थिंक इट वाज वर्किंग आउट फॉर मी एट ऑल। एज लक वुड हैव इट, एडमिशन कराने के बाद मैं चंडीगढ़ में ही सामने से जा रही थी, सड़क पर मुझे एक आलियांस फ्रांसेस नजर आया चंडीगढ़ का। एंड वहाँ लिखा था एडमिशंस आर ओपन। तो मैंने सोचा जब पढ़ाई करनी है तो थोड़ी और एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखें जाकर क्या है। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, एंड इट वाज प्योर कोइंसिडेंस। और मैंने वहाँ पर अपना एडवांस्ड डिप्लोमा किया, डिप्लोम सुपेरियर, और 2003 में फिनिश किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टीचिंग फ्रेंच?
I thought it was a very interesting thing to do and I took it up. फिर 3 साल मैंने वो पढ़ाया. फिर उन्होंने मुझसे कहा तुम आसिस्ताना करने फ्रांस जाना चाहोगी क्या? तो I said वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी. I was not very keen on that. फिर उन्होंने कहा कि और क्या करना चाहोगी, तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहीं रह जाओ. तो तब तक मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ट्रांसलेशन की तरफ होने लगा था, बिकॉज आई हर्ड कि ट्रांसलेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है. तो मैंने जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम दिया, एमए इन ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का. वहां मैं सिलेक्ट हो गई. फिर मैंने वहां जाकर मास्टर्स किया फ्रेंच में. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड आउट विद द फ्रेंच लैंग्वेज. That's great. तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं था एंड somehow you saw an advertisement जहाँ पर फ्रेंच के एडमिशन हो रहे थे, then you got into this field. Yes, absolutely. You started teaching as well. बिल्कुल. So that means कि आपका जो करियर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी टीचिंग से, राइट? हाँ. तो शुरुआत में आपने आलियंस में पढ़ाया था या कहीं और पढ़ाया था मैम? आलियंस प्रोसेस में पढ़ाती थी और वो लोग डिप्यूट करके और जगहों पर भी भेजते थे. तो मैंने स्कूल्स में पढ़ाया, कॉलेजेस में पढ़ाया, प्राइवेट कंपनीज में भी जाकर पढ़ाया. तो मेरे ख्याल से 10 साल से 70 साल तक के लोगों को पढ़ाया मैंने. 3 साल का एक्सपीरियंस था मेरा वहां पर. तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एनरिचिंग वर्क दैट आई स्टार्टेड ऑफ विथ, बट आई डिसाइडेड टू चेंज पाथ्स मिडवे एंड हैवंट लुक्ड बैक. ओके, सो 3 साल आपने टीचिंग में सेक्टर में दिया, उसके बाद यू थॉट के लेट्स डू समथिंग एल्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल. या राइट, देन यू स्टार्टेड डूइंग दिस ट्रांसलेशन वर्क. या ओके, तो टीचिंग के बाद मैम फिर आपने किस जगह आपने जॉब की, अपनी करियर की शुरुआत की फिर? सो एमए करने के लिए तो मुझे स्टूडेंट बनना पड़ा, पर फंडिंग की भी तो जरूरत थी, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई कुडंट रिलाई ऑन सपोर्ट फ्रॉम होम टू फंड माय स्टडीज. तो मैं साथ में पार्ट टाइम ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम करती थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करती थी. तो दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में फॉरेन लैंग्वेजेस की ब्रॉडकास्ट सर्विसेज होती हैं. तो वहाँ मैं फ्रेंच डिपार्टमेंट में गई और आई वर्कड एज अ रेडियो जॉकी, न्यूज रीडर एंड अनाउंसर फॉर द फ्रेंच डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. I did that even after my master's was finished. 5 साल मैंने वहाँ फ्रेंच न्यूज रीडर का काम किया. ओह, दैट्स ग्रेट. तो ऑल इंडिया रेडियो में भी आपने शुरुआत में सबसे पहले काम किया एज अ न्यूज में, एज अ अनाउंसर के रूप में? हाँ बिल्कुल. ग्रेट. ओके, एंड वहां पर आपने 5 साल काम किया? या. नाइस. एंड आफ्टर ऑल इंडिया रेडियो वेयर डिड यू गो मैम? ऑल इंडिया रेडियो के साथ ऑल इंडिया रेडियो में फ्रांस और अफ्रीका में ब्रॉडकास्ट होती थी सर्विसेज. तो काम रात में होता था, लाइक 10 o'clock जाते थे और 2:30 वापस आते थे. तो मोस्ट ऑफ द डे वुड बी फ्री एंड इट इज कैजुअल वर्क, इट इज नॉट फुल टाइम वर्क. तो आपको कुछ दिन जाना होता था, बाकी डेज आपके फ्री होते थे. सो आई यूज्ड टू डू फ्रीलांस वर्क और मैंने कुछ एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ दिल्ली में ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन का काम किया. आई वर्कड इन फरीदाबाद फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन अफ्रीका. तो उनके साथ इंटरप्रिटेशन कॉन्फ्रेंसेस में जाना, क्लाइंट्स जो आते थे उनके साथ फ्रेंच में बात करके उनको एक्सप्लेन करना कंपनी का क्या काम है, मोर और लेस समथिंग लाइक अ मार्केटिंग रोल, एंड साथ में ट्रांसलेशन भी करना. ये सब काम किया मैंने. आई थिंक 2-2.5 साल मैंने वहाँ बिताए. फिर आईटी बैकएंड बैंगलोर में मुझे कॉग्निजेंट में जॉब मिला. सो द सैलरी जंप वाज ग्रेट. सेक्टर नया था, इंटरेस्टिंग था बहुत. सो आई जंप फ्रॉम इंजीनियरिंग टू आईटी. फिर मैंने आईटी में अलग अलग कंपनीज में काम किया, 3 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. पहले कॉग्निजेंट में, फिर कैपजेमिनी में और फिर सोप्रा स्टेरिया में. सो बाय द एंड ऑफ इट आई वाज मैनेजिंग अ टीम ऑफ 10 ट्रांसलेटर्स एंड ओवरलुकिंग वर्क फॉर अबाउट 20 ट्रांसलेटर्स की टीम. तो ये सब करने में कोई 10 साल लग गए. दैट्स ग्रेट. तो आपने आई थिंक उसके बाद यू वेंट टू बैंगलोर और यू स्विच्ड योर इंडस्ट्री, या you just came in IT industry.
Yeah. आपने फिर कॉग्निजेंट किया, उसके बाद कैपजेमिनी. Yeah. एंड व्हाट वाज योर जॉब प्रोफाइल इन कॉग्निजेंट, मैम? Purely that of a French translator. ओके, फ्रेंच ट्रांसलेटर. हाँ. ओके, एंड व्हाट अबाउट कैपजेमिनी, मैम? कैपजेमिनी में भी ट्रांसलेशन का ही काम था, हार्डकोर ट्रांसलेशन. जितने भी आईटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वाइट पेपर्स, यूज केसेस, और बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकल डोमेन की. कंसल्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, प्री सेल्स, जितना भी उनका बिजनेस होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू फ्रेंच दोनों में जाते थे कैपजेमिनी में. ओके. तो दैट. प्लस आपके अंदर एक टीम भी थी कई सारे लोगों की जिनको आप Uh, मैनेज करते थे. या वो बाद में थर्ड कंपनी में हुए, सोप्रास्टेरिया में. ओके. सोप्रास्टेरिया इज अ फ्रेंच एमएनसी. वो फ्रांस की नंबर 2 एमएनसी है. और वहाँ पर आई गॉट इनटू अ लीडरशिप रोल एंड मैनेज्ड अ टीम ऑफ ट्रांसलेटर्स एज वेल. ओके. सो आई वाज रिस्पांसिबल फॉर देयर ट्रेनिंग. उनको हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ध्यान रखना, जो उनको ट्रांसलेशन से रिलेटेड कैट टूल्स वगैरह की ट्रेनिंग होती थी वो सब देना, उसका परचेज मैनेजमेंट के सब काम में हेल्प करना, और नॉर्मल अदर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग क्लाइंट विजिट्स. दैट मींस यू वर हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स. या. तो आपको तो मैम बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इन बिकॉज यू वर्क इन सो मेनी आईटी कंपनीज, और जहाँ पर आपने अलग अलग रोल्स निभाए हैं और इतने लोगों की टीम को आपने मैनेज किया एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट. तो यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट. यस, इट वाज वेरी हेल्पफुल. मतलब अकेले काम करने में तो वन वुड थिंक कि बहुत मेहनत का काम नहीं है. आप अपने आप, कोई आपको काम देता है, आप लेते हैं और आप उसे वापस कर देते हैं. बट देन टू गो ऑन टू हैंडल अदर पीपल, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेल-बीइंग एंड देयर ग्रोथ, एंड देन लुकिंग आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव एज वेल, बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा. एंड it was what led me to understand कि अपना business खोलने में भी कोई बुराई नहीं है. It Right. is probably the next step onwards in my journey. So राइट. that's why I went freelance. एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप काफी कुछ सीखते हो उससे. जैसे हाँ. became a टीम लीडर ओवर देयर, तो आपने बहुत कुछ सीखा कि हाउ टू लीड अ टीम. देन यू ऑल्सो गॉट द कॉन्फिडेंस कि यस, हम इस लेवल से अपना खुद का भी काम कर सकते हैं. नाउ आई कैन एबल टू मैनेज द टीम. मैं एक टीम को भी मैनेज कर सकती हूँ, अपना खुद का भी काम कर सकते हैं. राइट. बिल्कुल. दैट्स ग्रेट. तो सोपरा के बाद फिर मैम व्हाट यू डिड? Sopra के बाद I went freelance. It's been 2.5 years now कि मैं freelance काम कर रही हूँ. And despite COVID, things are going well, thankfully. So haven't regretted it for even a single day. It's been a very, very enriching journey. 2 साल में मैंने जो सीखा है, कितना कुछ सीखा है बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, क्लाइंट से रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के बारे में, वो एक्सपीरियंस बहुत ही बेनिफिट करेगा मुझे आने वाले सालों में भी. आई एम श्योर ऑफ इट. तो हाउ डिड यू स्टार्ट मैम दिस फ्रीलांसिंग वर्क? सो मैं तो नॉर्मली pros.com नाम की एक वेबसाइट होती है ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स की, वहां पर मेंबर बनी. आई न्यू ऑफ द वेबसाइट फॉर सेवरल इयर्स. पर जब मैंने फुल टाइम फ्रीलांस काम करना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी प्रोफाइल वहां पर बिल्डअप करी, और वहां से लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना स्टार्ट किया. कुछ ट्रांसलेशन एजेंसीज, इंटरप्रिटेशन एजेंसीज जो फिजिकली पहले से मुझे जानते थे, उनके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, या फिर जिनके लिए काम किया उनके रेफरेंसेस के थ्रू आगे काम मिला. ऐसे करके आगे बढ़ा. ओके. तो आपके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपकी मार्केटिंग हुई और क्लाइंट्स ने आपको काम देना स्टार्ट किया. राइट. हाँ. ओके, दैट्स ग्रेट. तो मैम अगर मान लीजिए कोई भी एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है जो फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर बन के काम करना चाहता है, तो व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू दैट पर्सन? आई वुड टेल देम कि if you are ready to give it your all 24/7 365, and you know that is what you want to do in life, then go for it. There's nothing better than doing what you love to do. Doing right. So give it your full, and believe that
The sky is the limit. There is no stopping you if you really want to do that. एंड हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी? अगर किसी को भी मान लीजिए ऐसा फ्रीलांसर जर्नी स्टार्ट करनी है, तो व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में ये होना चाहिए कि आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हैं वो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में एक्सीलेंट होनी चाहिए। इस बात का जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप फिर उसमें वेंचर करिए, क्योंकि लेवल्स भी तो होते हैं लैंग्वेज में लर्निंग के। तो मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन में एंटर करने के लिए B2 इज द बेयर मिनिमम लेवल, C1 C2 हो तो और भी अच्छा है। करेक्ट। B2 तो लेवल आपका होना ही चाहिए एग्जैक्टली, और C1 और C2 हो तो दैट इज द बेस्ट। या राइट, उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इन सो मेनी, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहां पर आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और बिल्कुल दैट यू नीड टू लर्न, आई थिंक, मार्केटिंग, राइट? Yes. मार्केटिंग इज Yes. वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू योर वर्क। Yes. जितने भी लोग ऐसा फ्रीलांसर बन के काम करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मार्केटिंग सीखनी है कि आपको अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। जैसे मैम ने बताया कि मैम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, बहुत सालों से काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनकी खुद बहुत मार्केटिंग हो गई, राइट? सो एज अ फ्रीलांसर आपको सबसे पहले मार्केटिंग सीखनी होगी कि हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, क्योंकि आप हो सकते हैं बहुत अच्छे लिंग्विस्टिक हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है कि क्या नाम है लोगों तक पहुंचना कैसे है, तो नथिंग इज गोना वर्क फॉर यू, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन like any other businesses are businesses in themselves, और बिजनेस के सारे रूल्स यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो उससे आपकी चांसेस डबली इम्प्रूव हो जाती हैं, बिकॉज यू गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आपको जो लैंग्वेज आती है उसकी कंट्री में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं आपके बेनिफिट के लिए कि उससे बहुत फायदा होता है। वहाँ के लोग जो यहाँ आते हैं उनसे आपका इंटरेक्शन होने में आसानी हो जाती है, एंड बिजनेस वर्क्स दैट वे, इट स्प्रेड्स। राइट, यही मैं बहुत सारे लोगों को भी बोलता हूँ मैम कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे MBA कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास में एक एडिशनल स्किल है, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक अलग से एक भाषा आती है कोई विदेशी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप उसके ले सकते हैं। आपके पास में एक हमेशा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है ओवर अदर पीपल, राइट? तो जो लोग खुद का काम करना चाहते हैं वो भी अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या फॉर एग्जाम्पल मैंने जब स्टार्ट आउट किया था तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन करती थी, फिर मुझे थोड़े थोड़े इंटरप्रिटेशन असाइनमेंट्स मिलने शुरू हुए, उससे मेरी इनकम स्ट्रीम थोड़ी डाइवर्सिफाई हुई। पर आई वाजंट सेटिस्फाइड विद दैट। जब कोविड आया तो काम बहुत कम हो गया, देन वन वंडर्स कि अब क्या करें। तो वन हैज टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हर काम में, और कंटिन्यूअसली ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि आपकी स्किल्स अपग्रेड होती जाएं। तो इसलिए मैंने सबटाइटलिंग करनी सीखी, वॉइस ओवर करने सीखे, ट्रांसक्रिप्शन करना सीखा। अब ये सारी इनकम स्ट्रीम्स मुझे बहुत फायदा देती हैं। राइट, मैं उसी पे अभी आ रहा था मैम। जैसे आपने सबटाइटलिंग भी की है, आपने वॉइस ओवर भी किए हैं, तो मैं सबटाइटलिंग मैम आपने कहाँ किसी किसी मूवी के लिए या किस प्रोजेक्ट के लिए आपने सबटाइटलिंग की थी? मैंने टीवी एपिसोड्स के लिए सबटाइटलिंग करी है, और ज्यादातर काम जो मुझे मिलता है वो एजेंसीज के थ्रू कॉर्पोरेट वीडियोस की सबटाइटलिंग करने का होता है। ओके, तो एंड मैम वो वहाँ पे जो पे पैकेज होता है वो किस तरीके से आपको मिलता है, क्या उसका प्रोसेस होता है? एमएनसीज में लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के लिए जब उनकी स्किल B2 या A2 या ऐसी होती है, तब एंट्री लेवल पैकेज 3.5 lakhs पर एनम से 4.5 lakhs पर एनम होता है। बट देन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और रोल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्लाइंट फेसिंग है या सिर्फ इंटरनली टीम को काम करना है, और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उनके बेसिस पर बढ़ता जाता है। And it can go up to 15 lakhs, 18 lakhs, 20 lakhs and even more. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ में जब Absolutely. वो और बढ़ता ही चला जाता है आपका जो सैलरी पैकेज है। करेक्ट, ओके मैम। आपने आई थिंक एम्बेसीज में भी काम किया हुआ है, फ्रेंच एम्बेसी में? हाँ, मैंने फ्रेंच एम्बेसी और बेल्जियन एम्बेसी दोनों में काम किया था। जब मैं अपना मास्टर्स नया खत्म करके चुकी थी तो 2008 था, रिसेशन चल रहा था, जॉब्स मिलने मुश्किल हो रहे थे। एम्बेसी वालों ने मुझे हायर किया था। तो बेल्जियन एम्बेसी में मैंने सेक्रेटरी की तरह काम किया था, 3 डिप्लोमेट्स के लिए इकट्ठे रिपोर्ट करती थी।
और वहाँ मैंने ट्रांसलेशन का भी काम किया फ्रेंच से हिंदी में। ओके। फिर फ्रेंच एम्बेसी में उसके बाद मुझे असाइनमेंट मिला 6 मंथ्स का, और 2 मंथ्स का एक्चुअली, फॉर एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ट्रांसलेटर देयर एट दैट टाइम। तो उसमें मैंने ट्रांसलेशन किया, एम्बेसी के जितने डॉक्यूमेंट्स होते थे इंक्लूडिंग ऑन देयर वेबसाइट, वो सारे मैं ही ट्रांसलेट करके देती थी। उसके बाद आई फाउंड अ जॉब एट द इंजीनियरिंग फर्म, सो आई लेफ्ट। ओके। बहुत सारे लोगों का मैम ये सपना होता है कि वो एक एम्बेसी में जाके काम करें। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन एम्बेसीज? बेल्जियम एम्बेसीज में आपने काम किया, और फ्रांस की एम्बेसी में आपने, फ्रेंच एम्बेसी में आपने काम किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोनों एम्बेसीज में। वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ा कंड्यूसिव होता है, बड़ा अच्छा होता है। एंड आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है, अपनी नॉलेज एक्सपैंड करने का मौका मिलता है, स्किल्स अपग्रेड करने का मौका मिलता है। और लाइफ बड़ी अच्छी लगती है कि एम्बेसी में है तो 1-2 घंटे की लंच ब्रेक भी मिल रही है, और आप सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी में सिचुएटेड हैं, तो यू फील वेरी हैप्पी कि हमारी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। बट बाय द एंड ऑफ इट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्रांसलेशन में ही काम करना है, इसलिए मैंने उन्हें परस्यू करने की जगह ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल वाले कॉर्पोरेट जॉब्स में जाकर काम किया। ओके। तो आपने फिर से स्विच कर लिया। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। दिस इज द आई लाइक द मोस्ट अबाउट यू, कि आपने शुरुआत से हमेशा आप नेक्स्ट लेवल पे आप गए हैं। दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट यू, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि शुरुआत मैंने कहीं से की, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तो जो भी लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, और वो हमेशा नेक्स्ट लेवल पर जाने की सोचते हैं। जैसे आपने पहले कुछ टीचिंग से स्टार्ट किया, टीचिंग के साथ में आपने दिन में आप फ्री होते थे तो आपने दिन में भी अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज देना शुरू किया। उसके बाद यू वेंट टू बैंगलोर, यू वेंट इनटू आईटी सेक्टर, देन यू वेंट टू अनदर कंपनी, देन यू डिड समथिंग एल्स, देन यू वेंट टू एम्बेसीज। फिर आपने एट द एंड आके खुद का भी काम स्टार्ट किया एज अ फ्रीलांसर बन के। आपने इवन ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। तो दैट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छी बात मुझे सबसे ज्यादा लगी, और इवन बाकी लोगों के लिए भी एक बहुत इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा, कि कभी भी एक जगह आपको स्टक नहीं होना। और यही मैं सारे भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मैम, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको हमेशा ही बोलता हूँ कि ऑलवेज थिंक हाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, ये वो। तो मैं हमेशा उनको ये बात बोलता हूँ कि डरने की बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जो लोग सीख नहीं रहे हैं। जो भी इंसान सीख, बिल्कुल सही। दोस्त हुएवर इफ यू आर लर्निंग, अगर आप एक लर्नर हो, अगर आप सीखते रहना चाह रहे हो, और आप अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको कभी भी, यू विल नेवर बी आउट ऑफ वर्क। आपको कभी भी काम की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि बिल्कुल। आप तुरंत ही, जैसी कुछ सिचुएशन चेंज होगी, आप अपने आप को तुरंत चेंज कर लोगे। बिल्कुल। जैसे मैम आपने किया, या कई बार मैंने भी किया है, लाइक दैट। दैट्स ग्रेट मैम। ओके मैम, किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं। तो आई वुड लाइक टू नो कि कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं एक कैंडिडेट से? नॉर्मली हर कंपनी में 3-4 स्पेसिफिक राउंड्स होते हैं लैंग्वेज प्रोफाइल के लोगों के लिए। सबसे पहला तो रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एक वर्बल टेस्ट होता है, उसके बाद एक एचआर का राउंड होता है, और फिर फाइनेंसिस का डिस्कशन होता है। उसके बाद हायरिंग हो जाती है टीम मेंबर्स के साथ फाइनल, प्रोबेबली अगर वो बात करना चाहें तो उसके बाद। और नॉर्मली अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ ट्रांसलेटर चाहिए, किसी को बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चंस किस तरह के आपसे पूछेंगे। ओके। तो फिर भी मैम जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, इन जनरल वो क्या क्वेश्चंस होते होंगे? जैसे अगर आपको ट्रांसलेशन प्रोफाइल के लिए हायर करना हो किसी को, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने कभी पहले ट्रांसलेशन किया है या नहीं किया है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपने क्या ट्रांसलेशन एज अ सब्जेक्ट कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर वो भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्यों लगता है कि आप इस रोल में फिट बैठेंगे। फिर आपको कोई अच्छा सा आंसर बताना होगा कि आपका मोटिवेशन है, या आपके मार्क्स इतने अच्छे थे, आपको लगता है कि आप इस रोल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर वो बोलेंगे कि नेक्स्ट लेवल वुड बी कि हम आपका टेस्ट लेके देखें,
ऐसे ऐसे करके डायलॉग प्रोग्रेस करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि आप किस बिल्कुल जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। बट बिल्कुल। अगर इंटरव्यू राउंड्स की हम बात करें तो 3-4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट से रिटन डेफिनेटली। या देन वर्बल हो गया, देन एचआर राउंड हो गया, राइट? हाँ हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। Okay, ma'am. And how was your language learning experience overall? It was amazing, and I wouldn't say it was. I will say it is, क्योंकि learning is an ongoing process, Right. and I learn every single day. तो सीखने को तो बहुत कुछ है. You just need to know कि हमें इस लैंग्वेज के लिए पैशन है और हम इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं. सो लैंग्वेज अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप रेगुलर डेली बेसिस पर, तो आप उसमें फ्लुएंट हैं. अगर आप उसे बोलना प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, तो आप भूल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा आर्मी में थे और हम उनके साथ अलग अलग सिटीज में मूव अराउंड करते थे. तो जब हम कोलकाता गए तो हमने बंगाली बोलनी सीखी. कुछ टाइम वहां रहे तो थोड़ी बहुत पढ़नी भी आ गई. लेकिन अब अगर आप मुझसे कहें कि तुम बता दो कि बंगाली में क्या लिखा है, आई वोंट बी एबल टू टेल यू दैट. Right. Same thing happened with Marathi. Same thing happened with some other languages as well, maybe Punjabi also, and maybe Udiya also. तो मैंने स्कूल में भी सीखी वो languages, but क्योंकि I did not use them on a regular basis, I forgot them conveniently. तो Right. अगर आप language में काम करना चाहते हैं, तो you need to keep working on your language skills every single day. You have to immerse yourself fully in the language and its culture. तो उससे ही फायदा होता है. Right. Regularity is must. Consistency बिल्कुल that is the most, right? अगर बिल्कुल. आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, और मैम डिफिकल्टीज हर किसी के साथ में आते हैं. जैसे जब आपने लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया होगा तो आपके साथ भी कई सारी कुछ डिफिकल्टीज आती होंगी. तो क्या वो डिफिकल्टीज थी और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहे हैं, पता नहीं चलता. एंड दूसरी भाषा है, किसी और कंट्री की भाषा है, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस से इसका कोई कनेक्ट नहीं है. हाउ विल वी लर्न, और हमें याद कैसे रहेगी, तो हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, किसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ये सब बातें होती हैं. तो अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं या जिस फोरम से आप सीख रहे हैं, वहां पर आप जाएं और लोगों से कहें कि मुझे ये डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो जरूर आपको कोई ना कोई हेल्प करके उसका हल बता देगा. तो कम्युनिकेट करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप डिफिकल्टी में भी हैं तो एक्सप्रेस करिए कि मुझे ये परेशानी है. 2 लोगों से बात करेंगे तो कोई हल ही निकल कर आएगा उसका. ऐसे करके डिफिकल्टी सारी ओवरकम हो जाती हैं. चाहे वो किस तरह फॉरेनर्स से कन्वर्स करें के बारे में हो, या लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है उसके बारे में हो. बहुत सारी बातें होती हैं, पर हर चीज का सोल्यूशन मिलना पॉसिबल है. करेक्ट. आई थिंक मैम जो मेजर प्रॉब्लम सारे लैंग्वेज लर्नर्स को आती है वो आती है कम्युनिकेशन की, कि उन्हें एक स्पीकिंग पार्टनर की तलाश होती है जो मिलता नहीं है. जैसे हमारे टाइम में जब व्हेन आई वाज आल्सो लर्निंग फ्रेंच, जब आपने सीखा तो उस समय वी डिड नॉट हैव मोबाइल फोन्स. हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, राइट? तो उस समय कैसे हम किसी भी पार्टनर को ढूंढें जिसके साथ हम डेली प्रैक्टिस कर पाए. दैट वाज द चैलेंज आई आल्सो यूज्ड टू फील, और बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत फेस करते थे इस बैरियर को. तो आपने उस पार्ट को कैसे ओवरकम किया? आपने कैसे किसी स्पीकिंग पार्टनर को ढूंढ के हाउ डिड यू मैनेज? आई वॉज लकी क्योंकि मैं आलियंस फ्रांसेस में पढ़ती थी. तो वहां पर फ्रेंच ट्रेनीज आते थे पढ़ाने के लिए. तो जब भी हमें कॉन्वर्सेशन करना होता था तो हम ट्रेनीज के साथ जाके कन्वर्स करते थे. और नहीं तो जो टीचर्स थे उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ कन्वर्स करते थे. मतलब आउटसाइड ऑफ द क्लास जाकर अपने आप एफर्ट करके और उनसे कांटेक्ट बना के और उनसे कहना कि मुझे बात करनी है इस भाषा में, लेट्स ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी एंड वी विल स्पीक ओनली इन फ्रेंच और इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर लर्निंग. ऐसे ऐसे करके भी हो जाता है. आजकल तो बहुत फायदा हो गया है. इंटरनेट हैज मेड सो मेनी थिंग्स पॉसिबल. इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर अपने आप को एनरोल करिए और सीधा फॉरेन स्पीकिंग लोगों से, नेटिव वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ लैंग्वेज लर्न करिए. अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो आप उन्हें इंग्लिश सिखाइए या हिंदी सिखाइए, वो आपको फ्रेंच सिखाएंगे या जर्मन सिखाएंगे या स्पेनिश सिखाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इट इज.
इवन आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आपके पास में आज मोबाइल फोन है, तो आपके पास में जो जो भी आपके इंस्टीट्यूट में जो बैचमेट्स हैं, आप उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू योर फोन। आप जैसे हम लोग एक जूम मीटिंग कर रहे हैं तो वो लोग भी मीटिंग कर सकते हैं, राइट? जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में भी यही बिल्कुल। होता है मैम, कि जितने भी हमारे जो बैचमेट्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, सो दे डू द सेम थिंग। वो अपनी एक कंडक्ट करते हैं मीटिंग को, एंड दे डू द कॉन्वर्सेशन एवरी सिंगल डे ओवर देयर, ओवर अ जूम मीटिंग और ओवरऑल गूगल मीट। या बहुत ज्यादा कन्वीनियंट उनके लिए हो गया है। व्हेन आई वाज लर्निंग फ्रेंच, द सेम थिंग हैपेंड विद मी, कि आई कुडंट फाइंड एनी स्पीकिंग पार्टनर। तो आई आल्सो यूज्ड टू डू द सेम थिंग जो आपने जैसे किया, कि मैं कैंपस के बाहर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे रहते थे दिल्ली में, तो वहां पर उनसे जाकर ही फ्रेंच में बात करता था। स्टेशन पे मुझे कुछ फॉरेनर्स मिलते थे फ्रेंच के, तो आई यूज्ड टू स्पीक विद देम इन फ्रेंच। तो इस तरीके से, तभी कहते हैं ना कि यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसी को भी मिलता नहीं है, ज्यादातर लोगों को, तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट, राइट? तो वही आपने किया, वही मैंने किया। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। एंड मैम, वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में वो इन्हें की गिव अप कर देते हैं बहुत ज्यादा लोग। तो कोई भी स्टूडेंट कैसे कंसिस्टेंट रहे अपनी लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी में? लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन तो सिर्फ वर्बल हो गया, मगर आपको अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ग्रामर की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और कई सारे फोरम्स में, कई सारे प्लेटफॉर्म्स में बड़ी सारी मीडिया अवेलेबल है जिसमें आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपको डिफ़िकल्टी हो तो। जैसे सीडीज़ होंगे, उसमें आपको लर्निंग एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, तो राइट। आपको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अलावा आपको अपने आप को लैंग्वेज में इमर्स्ड रखने की ज़रूरत है। तो आप फ्रेंच में या जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उसमें गाने सुनिए, मूवीज़ देखिए, शोज़ सुनिए, इंटरनेट पर न्यूज़ पढ़िए, मैगज़ीन्स के आर्टिकल्स आते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करिए। आप इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करिए, न्यूज़ सुन के उसे अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करिए। देयर आर सो मेनी वेज टू गो अबाउट इट, बट ये सारे वेज थोड़े थोड़े अगर रोज प्रैक्टिस करें तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट, आई थिंक द मेन थिंग इज कि यू हैव टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है उस लैंग्वेज में। उसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जैसे आपने बोला कि आप अपना काम करिए और इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करिए या ट्रांसलेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई प्रॉब्लम और आ रही। ये काम करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो आपको फ्री में ये काम करना अलाउ करती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसलेटर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर अगर आपके पास ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उन्हें अप्लाई करिए। वो आपको अपने ट्रांसलेशन टूल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फिर आपको काम देते हैं। तो आप वहाँ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं ट्रांसलेशन करने का। इसी तरह से इंटरप्रिटेशन के लिए भी आप अपनी लोकल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, टूर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेनर फ्रेंड्स के लिए काम कर सकते हैं जो घूमना चाहते हो, उनके साथ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू गो अबाउट इट। ट्रांसलेशन से मैम, जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि अगर किसी को ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बनना है किसी भी लैंग्वेज में, तो हाउ दैट पर्सन कैन बिकम अ गुड ट्रांसलेटर और एज एन इंटरप्रेटर? तो मेरे ख्याल से सबसे पहला बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको दो लैंग्वेजेस तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक आपकी इंग्लिश या हिंदी या आपकी नेटिव लैंग्वेज, और एक फॉरेन लैंग्वेज। जब आपकी दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल पक्की हो जाती हैं, उसके बाद आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स लेना चाहिए ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन में, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऑफर करते हैं। इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हो गया है ये काम अब, तो बहुत इजीली अवेलेबल है। अपने लोकल एरिया में ढूंढिए, जरूर कोई ना कोई कोर्स मिलेगा, उसे फॉलो करिए, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पहले तो आपको जो दो लैंग्वेजेस में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, हाँ, राइट? उसके बाद कुछ ट्रांसलेशन के कोर्सेज होते हैं जो बहुत हाँ, सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो कंडक्ट कराती हैं, वो आपको उनको करना चाहिए। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके खुद जॉब करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। देन यू विल बी एबल टू बिकम अ गुड ट्रांसलेटर और एज एन इंटरप्रेटर, राइट? या That's great. And the last question is, ma'am, what are the career, opportunities
after learning a foreign language? There are a lot of people who wants to know. मतलब ओवरऑल उनको काफी पता रहता है, बट स्टिल वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के बाद जो कोई भी पर्सन कर सकता है इन इंडिया. फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का इंडिया में डिमांड बढ़ती जा रही है, और डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है. ट्रेड इतना ज्यादा फैलता जा रहा है और इतना ग्लोबलाइज्ड होता जा रहा है और इतना ऑनलाइन भी हो गया है कि अगर आप कहीं भी बैठे हैं और आपको 2 लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, तो उनमें 2 लोगों को कम्युनिकेट करवाने में बहुत बेनिफिट्स होते हैं. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को टीच करने का काम होता है. उसके अलावा आप उसमें भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं. आप बिगिनर्स को पढ़ा सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल को, एडवांस्ड लेवल को, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके पोस्ट डॉक्टरेट, सारे लेवल्स तक लैंग्वेज की टीचिंग का काम चलता है. और यूनिवर्सिटीज के एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं. आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर इसकी और पढ़ाई करके और बेनिफिट उठा सकते हैं. ये तो हो गई टीचिंग की बात. आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहां आप पढ़ाते हैं, और आप टूरिंग गाइडिंग का काम कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं, सबटाइटलिंग का काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, लोकलाइजेशन का काम. आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिमांड हो गई है लोकलाइजेशन की. मान लीजिए कोई रशियन वीडियो गेम बना है और वो इंडिया में लॉन्च होना है. इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, वो चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में हिट हो जाए. वो उन सब लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट करेंगे, उसका कंटेंट लोकलाइज होगा, कंटेंट क्रिएशन, रिक्रिएशन, ट्रांसक्रिएशन, इतनी सारी चीजें होने के बाद कहीं जाकर वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा. इन सब एक्टिविटीज में लिंग्विस्ट्स की जरूरत पड़ती है. सो देयर इज अ होल इंडस्ट्री जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं एज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स. इवन यू कैन वर्क इन एम्बेसीज एज वेल. बिल्कुल, राइट. बिल्कुल. ये सबसे अच्छी चीज मुझे एक लैंग्वेज सीखने की ये लगती है कि आप एक भाषा सीखने के बाद कई सारी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं. जो आपने, जिसका आप एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि आपने पहले टीचिंग किया, उसके बाद फिर आपने ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन किया, फिर आपने एक ऐसा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया, देन आपने खुद का भी काम किया एज अ फ्रीलांसर बन के, देन यू ऑल्सो वेंट टू एम्बेसीज एंड ऑल. तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर सकते हो आफ्टर बिकॉज यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज. तो ये सबसे अच्छा, आई थिंक इसका एक एडवांटेज लगता है एक विदेशी भाषा आने का. बिल्कुल. एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री में ये करना पॉसिबल नहीं है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये काम करना पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल लोकसभा और राज्यसभा में इंटरप्रेटर्स प्रेजेंट हैं. इंटरप्रिटेशन की सर्विसेज सारी इंडियन लैंग्वेजेस में दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में होल्ड की जाती हैं. और गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, रॉ में भी इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स का काम होता है. तो देयर आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें भी जाकर काम किया जा सकता है. राइट. बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, जैसे आपने बोला रॉ है या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वहां पर भी इंटरप्रेटर्स की या ट्रांसलेटर्स की बहुत जरूरत, डिमांड रहती है. राइट मैम. दैट्स ग्रेट. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस टुडेज सेशन एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर हैविंग मी.